ओके, हेलो टू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे, नया एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो टेस्ट हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो वेलकम ऑल टू आवर फर्स्ट डिस्कशन। ओके, विच इज आवर क्लाइमेटोलॉजी 1। तो ये फर्स्ट टेस्ट है। अगर आप लोग टेस्ट नहीं दिए, ओके, सो फर्स्ट टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक है। ठीक है, उस लिंक पे जाके हमारा ऐप जो है, ऐप के अंदर टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट का एक सीरीज़ है, कोर्सेस है। ठीक है, जो कि ओनली 799 रुपीज़ का है। उसमें जाइए एंड यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे एक्चुअली, जो क्लाइमेटोलॉजी का अलग अलग हम लोग पार्ट बना दिए, क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। एंड डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैज 25 क्वेश्चंस लाइक दिस वन। दिस इज आवर फर्स्ट टेस्ट। ओके, एंड दिस टेस्ट हैज़ 25 क्वेश्चंस। अगर आप लोग अटेंड नहीं किए तो देन फर्स्ट अटेंड कीजिए टेस्ट को, देन ये वीडियो आप सॉल्व वीडियो देखिए, देन आप प्रैक्टिस कीजिए, देन सेकेंड टेस्ट पे जाइए। ओके, दो टेस्ट फ्री है और आप आराम से देख के फिर ये वीडियो देख सकते हैं। सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि सन डायरेक्टली ओवरहेड, मतलब सन हमारे ऊपर कब किस कंडीशन पे होगा, कहाँ पे। देखो, एक तो दिया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द 22 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये वाले डायग्राम पे क्या होता है कि देखो, बिकॉज आवर अर्थ इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री। ठीक है, टिल्टनेस के वजह से क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अर्थ का एक्सपोजर टुवर्ड्स द सन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ये देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब हो रहा है कि हमारा जून जून 21। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, मतलब अपर पार्ट पे, नदर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपोज रहता है एट द जून, इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर पे क्या रहता है, समर रहता है। उसको हम बोलते हैं समर सोल्टिस। तो एट द समर सोल्टिस, एट द 21 जून, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवर रहता है सन। ठीक है, अभी उसके केस में डिफरेंट केस में क्या है कि विंटर सोल्टिस पे जो सदर्न हेमिस्फीयर पे है, ठीक है, वो एक्सपोज रहता है टुवर्ड्स आवर सन। ठीक है, वो कब रहता है, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर। ठीक है, आप जो भी पकड़ सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। एट दैट मोमेंट द सन इज ओवरहेड। ठीक है, वो सन पूरा हमारे ओवर नून पे, मतलब 12 बजे ओवरहेड रहता है। ठीक है, तो इक्वेटर पे कब रहता है, इक्वेटर पे दो टाइम पे रहता है। वन इज वर्नल इक्विनॉक्स पे एंड वन इज ऑटमनल इक्विनॉक्स पे। तो वर्नल इक्विनॉक्स कब है, मार्च 20 को, 20 और 21। ठीक है, और ऑटमनल इक्विनॉक्स कब है, सितंबर 22 को। एट एट दीज टू पोजिशंस सन इज ओवरहेड ऑन द इक्वेटर, कब, नून पे। ठीक है, 12 बजे सन पूरा स्ट्रेट हमारे सर के ऊपर रहता है। ठीक है, इसलिए इस टाइम पे क्या होता है कि शैडो फॉर्मेशन नहीं होता है। आप रिसेंटली देखे होंगे, परसों ही चेन्नई पे, कर्नाटका पे मना रहे थे नो शैडो जोन। ठीक है, मतलब शैडो, किसी भी एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर शैडो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो दीज आर द पोजिशंस जो कि सन ओवरहेड रहता है। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देन देन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ये बेसिकली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, ओके, सो देन क्या पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक और आईटीसीजेड। ठीक है, आईटीसीजेड, आईटीसीजेड के बारे में हम लोग क्या क्या देखे थे। ठीक है, कि आईटीसीजेड बारे में हम लोग देखे थे कि इसको कब बोलते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है, जो कि कंटिन्यूएशन है, किसका कंटिन्यूएशन है, हार्डली सेल का। ठीक है, हार्डली सेल की वजह से ट्रॉपिक का यहाँ पे ऊपर जा रहा था। ठीक है, लो प्रेशर जोन इक्वेटर पे किट हो रहा था एंड यहाँ पे नीचे गिर रहा था। ठीक है, इसका ही कंटिन्यूएशन है, अब नीचे गिर के कहीं तो जाएगा, तो वो जा रहा था इधर, बिकॉज कि कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट इज टुवर्ड द राइट डायरेक्शन, तो ये क्या हो रहा है, राइट डायरेक्शन पे मुड़ जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे बिकॉज दिस इज कमिंग टुवर्ड्स ईस्टर, ईस्ट डायरेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड।
तो ईस्टर्ली जो ऊपर की तरफ से आ रहा है और ईस्टर्ली जो नीचे की तरफ से आ रहा है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर पे लेफ्ट की तरफ कोरियलिस फोर्स धकेल देता है। ठीक है, तो उसके कारण जो सबमर्ज होता है, जहाँ पे वो मर्ज होता है, जहाँ पे कन्वर्ज होता है, मर्ज नहीं होता है, कन्वर्ज होता है। ठीक है, कन्वर्ज होके फिर से यहाँ से उठता है, तो जहाँ से कन्वर्ज होता है उस एरिया को हम बोलते हैं ITCZ। ओके, एंड हमें पता है कि समर टाइप पे ITCZ क्या हो रहा था, समर टाइप पे ITCZ टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि और एक यहाँ पे ट्रेड विंड फॉर्मेशन हो रहा था जब इसको क्रॉस कर रहा था। ठीक है, मॉनसून के टाइम पे। ओके, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे समर है यार, द समर सोल्टिस, जब जून के टाइम पे ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे चला जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न ITCZ। ठीक है, अभी सदर्न हेमिस्फीयर पे कब कब जाता है, जब सदर्न हेमिस्फीयर पे समर हो। ठीक है, मीन्स दिसंबर जनवरी के टाइम पे ये क्या कहता है, ITCZ नीचे की तरफ चला आता है, उसको क्या बोलते हैं, SITZ। बस इतना ही है। ठीक है, तो क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली एंड ऑफ बोथ हेमिस्फीयर मीट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, ये वाला डायग्राम था कि देखो जनवरी के टाइम पे क्या हो रहा था, सदर्न हेमिस्फीयर पे मूव हो जा रहा है ITCZ, एंड नदर्न हेमिस्फीयर पे जुलाई के टाइम पे ऊपर की तरफ चला जा रहा है। ठीक है, देखो जाके दिल्ली के आसपास ITCZ पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन है यहाँ पे, इसलिए मानसून क्या करता है, इसको खींचता है। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट। अच्छा, ये जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट के बारे में पूछा है कि कंडीशनली स्टेबल अनस्टेबल के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ देखते हैं कि स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन कौन सा होता है। तो स्टेबल कंडीशन कौन सा होता है कि मान लो एक एरिया, ये आप इधर खड़े हो। ठीक है, आप एक बॉल लेके खड़े हो, अगर आप इस बॉल को गिराओगे, ठीक है, तो क्या करेगा, वो बॉल पूरा गिरी जाएगा, गिरता रहेगा नीचे तक, मतलब ये बॉल अभी अनस्टेबल कंडीशन है। मतलब अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा भी लगा तो ये क्या करेगा, अपना स्टेट, अपना पोजीशन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। बट मान लो अगर आप वैली पे हो, नीचे हो, तो आप क्या करेंगे, मान लो एक बॉल है, अब बॉल को, बड़ा सा पत्थर को उठा के लेके जा रहे हो, अब जहां से आप छोड़ोगे बॉल क्या करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। मीन्स दिस इज इन द स्टेबल कंडीशन। ठीक है, तो मतलब आप जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तब तक ये ऊपर जा रहा है, जब आप छोड़ दिए देन वो उसके ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाता है। दिस इज योर स्टेबल एंड अनस्टेबल। ठीक है, तो इसके केस में क्या था, एक तो हो गया स्टेबल कंडीशन एंड अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, अभी इसके केस में क्या था कि हमें पता है कि हमें 4 तरीके से हम एयर को ऊपर की तरफ मूव करा सकते हैं। ठीक है, 4 तरह की ऊपर तरफ मूव कर सकते हैं कि मान लो एक पहाड़ आ गया तो पहाड़ की तरफ ऊपर चला जाएगा, या फिर एक कोल्ड फ्रंट आ गया तो वार्म फ्रंट उसके ऊपर चला जाएगा, और जब एयर ऊपर जाएगा तो ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये सिंपली प्रोसेस है कि ऊपर ले जा रहा है। बट जब आप ऊपर धकेले तो ये ऊपर की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है या वहीं पे ही अटक जा रहा है। ठीक है, वो स्टेबल कंडीशन पे है या अनस्टेबल कंडीशन पे है। अनस्टेबल कंडीशन होगा तो बहुत ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, स्टेबल कंडीशन होगा तो पूरा क्लियर कंडीशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक है एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो कंडीशन में सिंपली वो बता दे रहा हूँ क्या है। स्टेबल कंडीशन में क्या होगा, स्टेबल कंडीशन पे अगर ड्राई, ऑब्वियसली हमेशा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इज ग्रेटर देन योर मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, ये हमेशा क्यों ऐसा है, Why always dry adiabatic lapse rate is greater than moist adiabatic lapse rate, क्योंकि moist adiabatic lapse rate के केस में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन लैटेंट हीट, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, हीट छोड़ता रहता है। ठीक है, दैट्स वाई इसका रेट थोड़ा सा कम है। ओके, एंड अगर ये जो आसपास का जो एरिया हो एनवायरमेंटल लैप्स रेट से, अगर एनवायरमेंटल लैप्स रेट कम हो एंड ड्राई एडियाबैटिक सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या क्या होगा, देखो इस केस में, देखो ये क्या है अभी। ठीक है, देखो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ज़्यादा है, तो इस केस में देखो यहाँ पे क्या है, ये ठंडा है और उसके अराउंड जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो गर्म है।
तो क्या होगा, ये भारी हो जाएगा तो नीचे गिर जाएगा अपने ओरिजिनल स्टेट में। जब तक कि हेलीकॉप्टर ऊपर उठा रहा है तो ऊपर उठ रहा है, जब ये छोड़ देगा उसको वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज अ मोस्टली स्टेबल कंडीशन। ठीक है, अभी अनस्टेबल कंडीशन कब होगा, अनस्टेबल कंडीशन कब होगा, अनस्टेबल कंडीशन कब होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर एनवायरमेंटल लास्ट रेट सबसे ज़्यादा ठंडा हो, मीन्स एनवायरमेंटल लास्ट रेट सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, डी एल आर एम एल आर। ऑब्वियसली आज पहले हमेशा डी एल आर सबसे मैक्सिमम रहेगा, दिस इज ये वाला पूरा कांस्टेंट है कि डी एल आर हमेशा ज़्यादा रहेगा योर एम एल आर से। ओके, मोस्ट एडियाबैटिक लास्ट रेट। देन अगेन है न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल कंडीशन पे क्या होगा, देखो न्यूट्रल कंडीशन पे, न्यूट्रल कंडीशन पे क्या होगा कि न्यूट्रल कंडीशन मतलब क्या है कि जो पार्सल है और जो एनवायरनमेंट है वो दोनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो ई ए एल आर इजिकल टू होगा योर डी ए एल आर, और अगर मॉइस्चर होगा उसमें तो एनवायरमेंटल लास्ट रेट मॉइस्ट एडियाबैटिक लास्ट रेट से इक्वल होगा। ठीक है, और एक लास्ट केस है, और एक केस है कि कंडीशनल अनस्टेबल मीन्स मेटास्टेबल कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशनली अनस्टेबल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे तो जगह तो नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशनली अनस्टेबल। ठीक है, ये हम अच्छे से डिस्कस किए हैं, पूरा अच्छे से हम डिस्कस किए हैं कोर्स में। ठीक है, आप फिर से रिवाइज कीजिए। कंडीशनली अनस्टेबल पे क्या क्या हो रहा है कि देखो डी एल आर जब तक ड्राई था तब ये कोल्डर था एनवायरनमेंट से। ठीक है, बट सटन हाइट पे जाके जब मॉइस्चर ऐड हो गया तो इसका रेट कम हो गया। तो इसलिए अगर बीच में एनवायरमेंटल लाफिड आ गया, ठीक है, तो ये कंडीशनली अनस्टेबल, मतलब जब आप ऊपर खींच रहे हो तब ये स्टेबल था। ठीक है, बट एक सर्टन एरिया के पास करने के बाद जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए देन ये एम एल आर में कन्वर्ट हो गया। ओके, देन ये पूरा अनस्टेबल हो गया, यहाँ तक स्टेबल था देन यहाँ पे पूरा अनस्टेबल हो गया। दिस इज योर कंडीशनली अनस्टेबल। ठीक है, ओके, देन नंबर 4 चलते हैं। अच्छा, ये बहुत बार मैं हर वीडियो पे इसको डिस्कस किया हूँ। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपर देखो जनरली क्या होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमें पता है कि एयर का मूवमेंट होता है, तो दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, इसको कौन अपोज करेगा, इसको डायरेक्शन को कौन बदलाता है, इसको बदलाता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, और इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट जो फैक्ट विंड फ्लो हुआ दैट इज नोन एज आवर जियोस्ट्रोपिक विंड। जनरली जियोस्ट्रोपिक विंड पैरेलल टू योर आइसोबार्स जनरल होता है, बट ये केस में अपर सरफेस पे, क्योंकि अपर सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है। बट जब हम सरफेस पे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है कि देखो ये जनरल है, ये जनरल जाना चाहिए, जियोस्ट्रोपिक विंड को ऐसा फ्लो होना चाहिए। बट क्या होता है कि ड्यू टू द फ्रिक्शन विंड फ्लो ऐसा होता है। ठीक है, टेंजेंट टू योर और सर्टेन एंगल टू योर आइसोबार्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि अपर लेवल वेदर चार्ट पे क्या होता है, तो अपर लेवल ऑब्वियसली वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो पैरेलल फ्लो करेगा आइसोबार को। ओके, ठीक है, देन द हीट इंडेक्स। ठीक है, तो हीट इंडेक्स में पूछा है कि हीट इंडेक्स अभी हीट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा न्यूज़ पे आ रहा है कि हीट वेव को क्रॉस कर गया, हीट वेव आ गया, हीट वेव आ गया, है ना। तो हीट इंडेक्स क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड योर ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हीट इंडेक्स को हम क्या जनरली किस पे आता है, वेट बल्ब टेम्परेचर पे, वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी जितने भी सारे देखो तो दिस इज बिटवीन एयर टेम्परेचर एंड योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, दिस इज केस ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, तो अभी जितने भी सारे हीट वेव बहुत आ रहे हैं तो हीट वेव के ऊपर क्वेश्चन आना, ठीक है, हीट वेव बहुत आ रहे हैं। हीट वेव मतलब एक सर्टन एरिया पे एक मार्क कर दिए कि इस एरिया पे मान लो प्लेन एरिया है, कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे 37 डिग्री होगा। तो 37 डिग्री का मार्क अगर दो दिन तक रहा या फिर उसको क्रॉस कर दिया तो हम अलर्ट इशू करते हैं हीट वेव का। ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट पे, हाँ इसको थोड़ा सा फ़ारेनहाइट पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, डिग्री सेल्सियस पे।
बट आपका हीट वेव अलग अलग लोकेशन पे हीट वेव अलग अलग हो सकता है। कोस्टल एरिया पे इतना है, पर मान लो पहाड़ पे, पहाड़ तो ऑब्वियसली ठंडा होता है, तो पहाड़ पे जनरली अगर 32 के अराउंड हुआ या फिर 30 अराउंड 2 दिन रहा, ठीक है, तो हम हीट वेव इशू करते हैं। तो ये जनरली हीट इंटेक ये सब रिलेटेड टू योर वेट बल्ब टेम्परेचर, कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर तक अगर फुल्ली मॉइस्चर रहा, फुल मॉइस्चर रहा अगर एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, फुल्ली सैचुरेशन अगर रहा एटमॉस्फेयर, देन मैक्सिमम लोग कितना टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ऑलवेज वेट बल्ब टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस देन योर एक्चुअल टेम्परेचर, ठीक है। बट सैचुरेशन के केस में जब सैचुरेशन आ जाता है, जब सैचुरेशन आ जाता है, देन वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू योर एक्चुअल टेम्परेचर, ठीक है, ये हम डिस्कस किए थे। ओके, देन व्हिच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे एक लिस्ट है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन्स आर दीज आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेस, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, एंड ओके, सो इतना ही है बस। इसमें इसमें क्या है ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट, okay, maximum amount of latent heat release in a rising parcel of air when it is dash and at dash altitude। मतलब latent heat सबसे ज़्यादा कब होगा? latent heat सबसे ज़्यादा रिलीज तब होगा जब उसमें ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे और वो latent heat छोड़ रहा होगा, तो क्या कंडीशन होगा उसका? वार्म का कंडीशन होगा वो, ठीक है। और मैक्सिमम जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कि लैटेंट हीट जब तक छोड़ रहे हैं तो कब तक, कहाँ पे छोड़ेंगे? लो एटमॉस्फेयर पे, लो ऑल्टीट्यूड पे। जब ऊपर जाएंगे वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सैचुरेशन पे आ जाएंगे, मतलब धीरे धीरे ठंडा होते रहेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट कहाँ पे छोड़ते हैं? तो वार्म जब होता है, ठीक है। और लैटेंट हीट वाला केस हर जगह पे हम लोग देखते हैं, हम लोग जब डिस्कस किए हैं, देखना आप मैक्सिमम जगह पे ये हम यूज किए हैं, हर जगह पे, ओके। कि हर केस पे कि आपका DALR हो गया, MALR हो गया, ठीक है, और साइक्लोन वगैरह हो गया, सब पे ही हमारे लैटेंट हीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लैटेंट हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लैटेंट पे क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है। देन देन ये ग्रेविटी वेव वाला, इंटरनल एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव वाला केस है, ठीक है। तो इसको आप ये थोड़ा सा अगर आप जियोलॉजी से हैं, देन यू, अच्छा, हम ग्रेविटी वेव जो एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स हैं, ठीक है, हम बस एक ही अच्छे से डिस्कस किए हैं जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि है रॉसबी वेव। तो रॉसबी वेव को हम अच्छे से, दिस इज ए पार्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक वेव, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक वेव का एक है रॉसबी वेव, चार तरह के होते हैं, एक रॉसबी वेव होता है, एक इंटरनल ग्रेविटी वेव होता है, एक मिक्स्ड रॉसबी ग्रेविटी वेव होता है, ठीक है। तो रॉसबी वेव क्या होता है? रॉसबी वेव अगेन दो तरीके के होते हैं। एक तो अपर ईयर पे हमारा जो जेट स्ट्रीम है, हम जेट स्ट्रीम पे देख रहे थे, जेट स्ट्रीम का फ्लो ऐसे चल रहा था, तो दिस इज ए वेव लाइक पैटर्न एंड दिस पैटर्न इज नोन एज आवर रॉसबी वेव। और एक होता है सरफेस रॉसबी वेव। तो सरफेस रॉसबी वेव हम देखे थे कि सरफेस रॉसबी वेव पे क्या हो रहा था कि वो ओशन पे था, ठीक है। ये अपर एटमोसफियर पे था जो कि जेट स्ट्रीम के रिलेटेड है, अपर एटमोसफियर का। एंड सरफेस पे था ओशन पे, तो ओशन का जो वार्म एंड कोल्ड करंट को जो पास करा रहा था, दैट इज आवर सरफेस रॉसबी वेव। तो ये दोनों को हम अच्छे से कवर किए। बट इन दिस केस दो पूछा है कि इंटरनल एटमोस्फेरिक ग्रेविटी वेव, ठीक है, तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि okay, इसको स्किप करते हैं। ओके, देन ये तो सिंपल, क्या सिंपल है, और ये सिंपल है, बट हर हर क्वेश्चन पे आएगा। आप देखना खुद कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर प्रोफाइल सपोज कन्वेक्शन। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है कि कन्वेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज चेंज कर दिया कि दैट सपोज कन्वेक्शन। अभी कन्वेक्शन कहाँ पे होगा, ठीक है। तो कन्वेक्शन कहाँ कहाँ पे होगा ये हम, एक मिनट बस, लाइट चला गया, ठीक है। तो मोबाइल एक बार रख दूँ,
ओके, सो हम लोग कहाँ पे थे? ठीक है, तो कहाँ पे कन्वेक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो दो केस में जहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो कहाँ, जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो एट द केस ऑफ योर ट्रोपोस्फियर, देखो ट्रोपोस्फियर पे डिक्रीज होता है, ठीक है। एंड कहाँ पे डिक्रीज होता है? मेसोस्फियर पे। ओके, तो लो से लेके सॉरी हाई टेम्परेचर से लेके लो टेम्परेचर तक वो मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो ट्रोपोस्फियर हो गया, मेसोस्फियर, हमें पता है कि मेसोस्फियर है सबसे कोल्डेस्ट रीजन इन द लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द सेडिमेंट कोर कलेक्ट, अच्छा ये जनरली थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन क्या देखता है कि मैक्सिमम जितने भी सारे क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें से जो 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि रिसेंट जो रिसर्च पेपर है उस पर पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना इस केस में देखो, इस केस में आंसर तो जनरली ये है कि अपवेलिंग जो मानसून के कारण डी आंसर है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन तो आ गया, तो ये क्वेश्चन तो और एक बार आएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है। बट ये जनरल क्वेश्चन जो रहते हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो बट हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि अपवेलिंग के केस में कि अपवेलिंग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग बस ये नोट कर दीजिए यहाँ पे कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं, अगर उस पर क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक, ठीक है। तो अपवेलिंग, अपवेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपवेलिंग जहाँ पे होगा प्रोडक्टिविटी वहाँ पे उतना हाई होगा। वो फिशरी के लिए, वो आपका सिलिशियस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपवेलिंग इंडिया पे देखो, अरे यार, एक मिनट, हाँ। तो अपवेलिंग इन इंडिया, अपवेलिंग कब कब होता है, अपवेलिंग कब कब होता है इंडिया पे, ठीक है। तो अपवेलिंग इंडिया पे सबसे ज़्यादा होता है कब? at द मार्च के टाइम पे होता है, ठीक है। मार्च से लेकर मतलब गर्मी के टाइम पे। बट सबसे मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम पीक कब रहता है? जून पे, ठीक है। ओके, और अपवेलिंग के केस में जो साउथ वेस्ट पार्ट है, जो अरेबियन सी वाला पार्ट है, दैट पार्ट इज मोर प्रोन टू अपवेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अरेबियन सी के इस एरिया पे क्या होता है कि ज़्यादा अपवेलिंग होता है। तो यहाँ पे जो पूछा है ना ओमन, ओमन भी इस एरिया पे है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज केस ऑफ योर अपवेलिंग। ओके, ठीक है। देन क्वेश्चन इज अरेबियन सी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये आ रहा है, देखो क्या पूछा है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। कि मतलब साउथ से लेके नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या दिया है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मतलब हाई प्रेशर यहाँ पे होगा, लो प्रेशर वहाँ यहाँ पे होगा। तो ऐसे फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है आपका एयर, ठीक है। बट इसका जियोस्ट्रोपिक विंड कहाँ पे होगा, इसको हम डिसाइड करना है, ठीक है। कि मतलब एक्चुअल जो एयर है वो कहाँ फ्लो करता है। ओके, तो यहाँ पे एक रूल होता है, उसको हम बोलते हैं, लॉ होता है, दो जिसने दिए, बायोस बायोस बैलोट्स लॉ, ठीक है। तो बायोस बैलोट्स लॉ क्या बोलते हैं कि आप अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हो, ठीक है, और अगर आप बैक करके रहे हो आपका विंड का डायरेक्शन को, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा हाई लो प्रेशर, हाँ, लेफ्ट हैंड हो जाएगा आपका लो प्रेशर एंड राइट हैंड हो जाएगा आपका हाई प्रेशर, ठीक है। तो देखो ये हो गया हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो जाता कहाँ से है, ये एयर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो एयर कहाँ से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। ओके, देखो जैसे कि यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है, बट एयर कैसे मूव कर रहा है, आपके पीछे से मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के राइट तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ। ओके, तो ये हो गया ईस्ट वर्ड। तो ये बायस बैलेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये अरेबियन सी, मतलब अरेबियन सी पूछा है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूछा है। अगर सदर्न हेमिस्फीयर पूछा होता तो आप ऑब्वियसली इसका उल्टा करते, ठीक है। देन ये हेनरी लॉ कांस्टेंट, दिस इज नथिंग टू ऐड मच, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर पाएंगे और डिस्कशन, ठीक है। यहाँ पे बस आप आंसर ही देख लेना कि हेनरी लॉ कांस्टेंट इज हाईएस्ट फॉर योर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठीक है। जो 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 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत सारे रिपीट होते हैं,
ठीक है, उसको हम बार बार उसको थोड़ा सा एक्सटेंसिवली कवर करेंगे ताकि पूरा दिमाग में वो छप जाए। ठीक है, और अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो इसको पहले रिवीजन करो, ये टॉपिक को पहले ख़त्म करो, देन आप नेक्स्ट टेस्ट पे जाओ। ऐसा नहीं कि एक ही दिन पे सब ख़त्म करना है। ठीक है, ओके। देन क्या पूछा है कि होमोजेनियस सीजन इन इंडिया समर मानसून रेनफॉल ऑफ व्हिच इज पुअरली कोरिलेटेड विथ ऑल रीजन। अच्छा, पुअरली कोरिलेटेड पूछा है। ठीक है, मतलब अलग अलग रीजन दिया है और एक यहाँ पे कुछ तो ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अलग अलग रीजन यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अलग अलग रीजन पे हमें पता है कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। जैसे कि हमारा कहाँ कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, चेरापूंजी एरिया पे। चेरापूंजी एरिया पे क्यों होता है, देखो हम देखे थे मानसून के केस में, फर्स्ट हम पढ़े थे ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून पहले स्टार्ट हुआ, देन मानसून स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, दैट डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, दो पार्ट, एक तो पैरेलल गया आपका वेस्टर्न घाट का पैरेलल गया जिसको हम बोलते हैं अरेबियन ब्रांच, और एक गया इस तरफ। ठीक है, जो कि उसको बोला बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब जब ये इस तरफ गया, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे है अराकन योमा। ओके, और हिमालय, यहाँ पे हिमालय, और यहाँ पे यहाँ से आके ये पूरा है आपका हिमालय पार्ट एंड दिस पार्ट जो अराकनोमा। अभी ये पहाड़ के वजह से क्या होता है कि विंड का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पता है कि हमें यहाँ पे देखो, यहाँ इस रीजन पे गारो खासी जयंतिया तीन पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ क्या करते हैं, अपस्ट्रक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है। और इसी लोग के यहाँ पे क्या है, चेरापूंजी, और यहाँ पे है मैसिनराम। ठीक है, इसलिए मैसिनराम एंड चेरापूंजी, अभी तो मैसिनराम सबसे ज़्यादा है, तो मैसिनराम एक्सेप्ट मैक्सिमम रेनफॉल। ओके, बिकॉज ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच विच इज वो कहाँ पे जाके जाके अपडेट होता है, या फिर यहाँ पे क्या होता है कि गैरो खासी जयंती पे वो देखो अराकन योमा से वो लेफ्ट की तरफ मूव किया। ठीक है, एंड यहाँ पे टकरा के यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गया। ओके, और हम देखे थे कि नेक्स्ट केस में ये थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे करके जाया था, हम पूरा डिटेल्स में इसको कवर किए थे। ठीक है, ओके ओके। देन व्हाट इज फोटो डिसोसिएशन। ठीक है, तो फोटो डिसोसिएशन में केस में क्या होता है कि ओनली द सन एनर्जी, जो सन का जो अल्ट्रावायलेट रे आ रहा है वही स्ट्राइक होके एक मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक कर दिया, देन हम उसको बोलते हैं फोटो डिसोसिएशन। ठीक है, तो इस केस में फोटो डिसोसिएशन किस पे नहीं होता है, डज नॉट अंडरगो फोटो डिसोसिएशन इन द ट्रोपोस्फियर, राइजेस टू स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, जो कि है नाइट्रस ऑक्साइड। अभी ये ऊपर जाके क्या करता है, ओजोन होल क्रिएट करता है। ठीक है, ओके। देन पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। अगर कोई चीज़ ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया, देन हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। अगर कोई चीज़ ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल कूलिंग की तरफ धकेला, देन दैट इज आवर नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे क्या दिया है कि स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, व्हेन एन इंक्रीज इन रेनफॉल कॉजेस इंक्रीज इन ओवरलैंड फ्लो, तो आउटकम इज एक्सीलरेटेड सॉइल इरोजन। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि अगर ज़्यादा बारिश होगा तो ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। बट क्या ये नेगेटिव फीडबैक है, क्या सॉइल इरोजन के कारण ग्लोबल कूलिंग हो रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। सॉइल इरोजन और ग्लोबल वार्मिंग कूलिंग के डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं है, नहीं है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में कुछ नहीं है, उतना रिलेशन कुछ है नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि यही हो जाएगा गलत। ओके, मतलब ये तो करेक्ट है, सॉइल इरोजन तो हो रहा है, बट दिस इज नॉट ए नेगेटिव फीडबैक। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हम लोग पूरा जब कवर किए थे, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन पे हम देखे थे ये वाला डायग्राम इज मोस्ट इंपोर्टेंट। में बोला था, क्या बोला था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भी क्रिएट होता है, तो हमें देखो, अब हम उसको अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ले, देन फर्स्ट होता है हमारा आई, आई के साइड पे जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं आई वॉल। ठीक है, और उसके साइड्स पे जो जो फॉर्मेशन होते हैं क्लाउड एरिया, उसको बोलते हैं स्पाइरल बैंड्स। ठीक है, और एक देखे थे हम वर्टिकल स्ट्रक्चर। वर्टिकल स्ट्रक्चर पे हम देखे थे कि नीचे वाले पे क्या हो रहा था, इनफ्लो ऑफ एयर।
यहाँ पे क्या हो रहा था, सर्कुलेशन ऑफ एयर, और ऊपर क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। दिस इज योर वर्टिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। बट देखो आई के केस में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। आई ऑब्वियसली यहाँ पे लो प्रेशर जोन पहले क्रिएट हुआ, इसलिए यहाँ पे इनिशिएशन स्टार्ट हुआ। तो आई इज अ लो प्रेशर एरिया एंड आई इज कंपोज ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो बंद हो जाएगा पूरा सिस्टम। और इसको गर्म कौन कर रहा था, लैटेंट हीट। ठीक है, लैटेंट हीट बहुत बार आता है एटमॉस्फेयर और ओशन में, पूरा लैटेंट हीट पे चल रहा है। तो लैटेंट हीट की वजह से क्या होता है कि जो ओशन का जो मॉलिक्यूल जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या करता है, वो छोड़ता रहता है अपना टेम्परेचर, इसलिए इसको और गर्म करता है। दैट्स वाई एट द आई प्रेशर सबसे लो रहता है, विंड स्पीड सबसे लो रहता है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है। रेन फ्लो उधर होता नहीं है क्योंकि साइड पे अपवर्ड हो रहा है, तो साइड पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, आई पे कुछ नहीं होता है। ठीक है। बट हमें ये थोड़ा सा याद रखना है कि विंड स्पीड, देखो विंड स्पीड सबसे मैक्सिमम है आई वाल पे। ओके। बट इम्पोर्टेंट है कि राइट साइड ऑफ द आई वाल पे ज़्यादा होता है, और स्टॉर्म भी ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, स्टॉर्म से ज़्यादा राइट साइड ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, अगेन बायस बैलेट लॉ। और अगर आपका ये ऑब्वियसली राइट साइड की तरफ, ऊपर की तरफ, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ जा रहा है, और एयर मूवमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, मतलब ये भी पुश कर रहा है और ये भी पुश कर रहा है, इन दोनों के कारण ये क्या होता है कि यहाँ पे रिजल्टेंट ज़्यादा होता है। ठीक है। अब इस लेफ्ट वाले केसेस में क्या क्या होता है कि आगे तो जा रहा है, ठीक है, बट ये वाला जो डायरेक्शन है उसका कैसा है, अभी ये डायरेक्शन ऐसा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब राइट साइड पे ऐसे, फिर घूम के आएगा ऐसे। ठीक है, तो देखो ये इसको कैंसिल करता है, तो इसलिए इसका रिजल्टेंट कम होता है। दैट्स वाई द विंड स्पीड इज मैक्सिमम एट द आई वॉल बट एट द राइट साइड ऑफ द आई वॉल। ओके, तो आप देख लेना कि आई पे क्या क्या दिया होगा ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड होगा, वार्म कोर होगा, हैवी है। ठीक है। ओके, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। और ये लोग ये आप देख लेना कि हाउ हरिकेन फॉर्म। ओके, देन 17 क्वेश्चन क्या पूछा है कि लास्ट दे दिया है, टेम्परेचर स्ट्रक्चर इज एम्बिएंट, टेम्परेचर दिया है। अच्छा, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पूछा है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पूछा है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, जनरल लेयर अपना क्या होता है, जनरल लेयर पे क्या होता है कि हमें पता है कि नीचे सबसे वार्म रहता है एंड ऊपर जब जाते हैं हमारा कूल होता रहता है एट द लैप्स रेट। ठीक है, लैप्स रेट के कारण क्या होता है मतलब लैप्स रेट से क्या होता है कि ऊपर जब जाते हैं हम लोग कूल होता रहता है, मतलब नीचे हो गया वार्म लेयर, ऊपर हो गया कूल लेयर। बट अगर इसका अगर उल्टा हो गया, नीचे अगर कूल एयर हो गया एंड ऊपर अगर वार्म एयर हो गया, तो हम उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो हमें ये देखो, ये जो एस पॉइंट्स है यहाँ पे ये 4 पॉइंट दे दिए हैं, और हमें पूछा है कि कहाँ पे हो रहा है टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है। ओके, तो देखो कहाँ पे हो रहा है टेम्परेचर इन्वर्जन। देखो ये हमारा एयर पार्सल है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पार्सल यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कूल हो रहा है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे भी कूल हो रहा है। ठीक है, और इस एरिया पे क्या है, देखो इस एरिया पे देखो टेम्परेचर धीरे 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 कूल हो रहा है। इस एरिया को पूछा है। ठीक है, ऊपर मत जाना। बट ये केस में देखो, ये केस में यहाँ पे पूछा है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर यहाँ के बाद क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला हो गया कूल, ये वाला हो गया वार्म। तो ये वाला केस हो गया आपका टेम्परेचर इन्वर्जन केस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ओके, देन इसको हम देखे थे 18 नंबर इसको हम कवर किए थे कि ई बी इज इक्वल टू आपका जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, सिग्मा T4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, दो दो दिए हैं, एक T1 एक T2। तो यहाँ पे हो गया T1 बाई T2 का होल फोर्थ। ठीक है, जो कि T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और हमें पता है कि जितने सारे कैलकुलेशन हम करेंगे केल्विन पे करेंगे। तो दिस इज 273
और इसके नीचे 273 प्लस 273 6 7 7 14 5 5 546 टू द पावर 4। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 1/2, ठीक है, तो 1/2 टू द पावर 4 1/16, 1/16 विच इज इक्वल टू 0.625। ठीक है, तो आंसर हो गया 0.0625। देन ठीक है, देन यहाँ पे पूछा है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कब हो रहा था। ठीक है, हमें पता है कि ITCZ क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था। ठीक है, बट जो इनिशिएशन हो रहा है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का, क्यों हो रहा है, तिब्बतन प्लेटू बहुत हाइट पे है, वो अगर गर्म हो गया तो वो लो प्रेशर जोन क्रिएट करेगा, वो एक साइक्लोनिक मूवमेंट शुरू करेगा। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फ्लो होता है। बट और भी एक है कि जो अपना वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो कि नॉर्मल यहीं पे ही रहता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर चला जाता है। बट दिस इज अ सेकेंडरी कॉज। फर्स्ट कॉज क्यों ऊपर जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण, और यहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर होता है। तो दिस इज ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू। देखो यहाँ पे मैं क्या बोला कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ देन दैट इज नोन एज आवर एंटी साइक्लोनिक फ्लो। दो हम देखे थे, एक साइक्लोनिक फ्लो एंड एंटी साइक्लोनिक फ्लो। ओके, देन पूछा है, अच्छा ये पूछा है कि लैटिट्यूड, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है कि सोलर सोलर जेनिथ एंगल, सोलर जेनिथ एंगल इज इक्वल टू योर लैटिट्यूड माइनस योर डिक्लिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लिनेशन मतलब उसका एंगल, जो डिक्लिनेशन यहाँ पे क्या है, एट लैटिट्यूड 45 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सोलर जर्नीज आर द नोन ऑन द विंटर सॉल्टिस। ओके, तो विंटर सॉल्टिस पे सोलर जेनिथ में मतलब क्या कि सन कहाँ पे है। ठीक है, तो सन ओवर हेड विंटर सॉल्टिस पे कहाँ पे होता है, हमें पता है कि विंटर सॉल्टिस पे मतलब दिसंबर 21 पे हम लोग देखे थे कि सन ओवर हेड रहता है एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब 23 डिग्री 20.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सदर्न हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हम पॉजिटिव लेते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर पे हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसका जो डिक्लिनेशन हो गया, दिस इज योर डिक्लिनेशन। और हमें ये तो हो गया लैटिट्यूड, लैटिट्यूड वाइज अगर हम नीचे जाएंगे तो देंगे नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इक्वेटर से। एंड लॉन्गिट्यूड्स को अगर हम ग्रीनविच मेरिडियन से ईस्ट की तरफ हैं तो पॉजिटिव, वेस्ट की तरफ हैं तो नेगेटिव। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव दिया गया। तो लैटिट्यूड कितना है फॉर्मूला पे, 45 माइनस डिक्लिनेशन कितना है आपका, देखो दिस इज इम्पोर्टेंट, विंटर सॉल्टिस 23.5, देन प्लस करेंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा, कितना होगा ये 68.5। ओके, दिस इज योर सोलर जेनिथ एंगल। ओके, देन अगेन यार एटमॉस्फेरिक इंटरनल एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव। ओके, तो ओबियसली हमारे पास बहुत स्कोप रहता है क्वेश्चन ओमिट करने का, तो हम लोग जितना क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी एंड जियोलॉजी ख़त्म किए वो बहुत मैक्सिमम है। ठीक है, तो इंटरनल ग्रेविटी वेव थोड़ा सा हम स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है एटमॉस्फेयर के ऊपर। ओके ओके, 1 मिनट तो सांस ले लूँ मैं। देन 22 में क्या दिया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन सीवियर कैटेगरी आर नॉट ऑब्जर्व ओवर इंडियन सी ड्यूरिंग इंडियन समर मानसून। इंडियन समर मानसून पे क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो देखो हमें पता है, हमें यही पढ़े थे कि हरिकेन फॉर्मेशन पे ये चीज़ होता है, ये चीज़ चाहिए ITCZ को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, जब ऊपर जाएगा तभी उसको मिलेगा कोरियोलिस फोर्स घूमने के लिए। ठीक है, ईस्टर्ली वेव चाहिए हमें ताकि कन्वर्जेंस हो ITCZ से अंडर योर मानसून ट्रॉ से, देन ये एंटी साइक्लोनिक फ्लो मूवमेंट होना शुरू हो जाए। ठीक है, टेम्परेचर हम देखे थे 26 डिग्री सेल्सियस। ओके, डीप लेयर वार्म चाहिए, और क्या चाहिए हमें, वीक विंड शेयर चाहिए, मतलब जो हमें पता है कि हम देखे थे साइक्लोन के केस में
इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, एंड ऊपर जा रहा था कुछ एयर, ठीक है, और एयर ऊपर से भी नीचे आ रहा था, ठीक है। अगर ये नीचे वाला एयर का अगर वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, साइक्लोन डिसिपेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विंड शियर। अगर वर्टिकल विंड से इस शियर अगर ज़्यादा रहा, मीन्स अगर जो ऊपर जो उठ रहा है इसका वेलोसिटी अगर नीचे जो आ रहा है उसका वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो, देन साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ पे होता है ये, कब होता है, एट द इंडियन समर मानसून के टाइम पे, ठीक है। तो ये कब होगा, देखो देयर एग्जिस्ट है वर्टिकल स्ट्रॉन्ग विंड शियर हॉरिजॉन्टल विंड, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल विंड मतलब क्या होता है कि मॉनसून के कारण जब आईटीसी से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, हम देखे थे कि जो ऐसे एयर आ रहा था ईस्टर्ली विंड और वेस्टर्ली विंड हो जा रहा था, ठीक है। और जेहेतु ऊपर लो इतना क्रिएट कर देता है कि यहाँ पे पूरा जो ओशन से लेके जो मॉइस्चर पूरा इंडिया की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि वर्टिकल विंड शेयर ज़्यादा रहता है। दैट्स वाई एट द समर मानसून क्या होता है कि यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होता है, बट उसके बाद थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता है देन अपना साइक्लोन इनिशिएशन शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी आई एस के यहाँ पे क्या है, कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी के केस में जो कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी के कारण हमें क्या फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स ऑफ द सेकेंड काइंड। एक तो हम पढ़े थे जो कि सेकेंड काइंड, ये वाला जो पढ़ रहा है कि विंड इंड्यूस ट्रांसफर, ठीक है, ये भी हम पढ़े थे। ओके, सो ये हो गया वर्टिकल विंड के कारण, ठीक है। ये वाला पूरा पॉइंट सबको पूरा याद होना चाहिए, एक एक का डिटेल डिस्कशन हुआ है तो सबका पूरा होना चाहिए इसका, ठीक है। देन द वर्चुअल टेम्परेचर, ठीक है। तो वर्चुअल टेम्परेचर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं है कि, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर है 40.5 डिग्री, ठीक है। बट मैं वर्चुअल टेम्परेचर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। वर्चुअल टेम्परेचर को हम कैसे डिस्कस कर रहे थे, एज अ टीवी, ठीक है। वो क्या हो रहा था कि टेम्परेचर द ड्राई एयर वी नीड टू अटेंड, ठीक है। मतलब ड्राई एयर को हमें पता है कि ड्राई एयर का डेंसिटी वेट एयर से ज़्यादा है, ड्राई एयर का डेंसिटी वेट एयर के डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है। तो वर्चुअल टेम्परेचर क्या है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट की कर दिए, ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे, एट हुइच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ ड्राई डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी इज इक्वल, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला देखे थे कि वर्चुअल टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 1 - E/P 1 - E क्या था, ड्राई एयर प्रेशर, P क्या था, वेपर प्रेशर, और E क्या था, ड्राई एयर एंड मिक्सिंग ऑफ ड्राई एयर एंड योर मॉइस्ट एयर, ठीक है। जो कि E का एप्सिलॉन का वैल्यू हमेशा क्या है, 0.622। दिस इज आवर वर्चुअल टेम्परेचर, ठीक है। इसको पीडीएफ में जाके फिर से इसको रिवाइज कीजिए। और एक तो था इन द केस ऑफ वर्चुअल टेम्परेचर, और हमारा था यहाँ पे ये वाला जो मिक्सिंग ऑफ रेशियो ऑफ ड्राई एयर एंड मॉइस्ट एयर। और एक था हमारा फॉर्मूला जो कि था T=T, जो इसका ही डेरिवेशन था 1+, और इसका हम फॉर्मूला भी, इसका हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए हैं ना। दिस इज W इज योर मिक्सिंग रेशियो, ठीक है। तो मिक्सिंग रेशियो हमेशा क्या रहता है, kg/kg पे हमें कन्वर्ट करना होता था, ठीक है। W इज योर मिक्सिंग रेशियो। तो टेम्परेचर एक तो था वर्चुअल टेम्परेचर, और एक था पोटेंशियल टेम्परेचर भी एक था, ठीक है। इसको एक ही बार में रिवीजन कर देना, ठीक है। तो पोटेंशियल टेम्परेचर क्या था कि यहाँ पे क्या था कि जो उसका जो प्रेशर है ना, पोटेंशियल टेम्परेचर क्या था कि जो अपना पार्सल है, ठीक है, मान लो एक पार्सल है, वो कुछ प्रेशर पे होगा, ठीक है। वो जो प्रेशर है उसको कौन से टेम्परेचर पे ये प्रेशर डिक्रीज होके जो स्टैंडर्ड प्रेशर है हमारा
ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर है जो कि हम लोग कितना करे थे, 1000 MB और 1000 HPa, 1000 मिलीबार और 1000 HPa। ठीक है, ये सर्टन प्रेशर से ये स्टैंडर्ड प्रेशर को लाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल टेम्परेचर। और पोटेंशियल टेम्परेचर का फॉर्मूला था और ये, ठीक है, और ये था हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर। ओके, R/Cp ये था। ठीक है, और R/Cp हम लोग देखे थे कि Cp/Cv/R दो था, एक तो था मोनो एटॉमिक के लिए, एक था डाई एटॉमिक के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बस उस वैल्यू को पुट करना है, और ये भी हम लोग किए हैं फॉर्मूला डिस्कशन। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं वो कैलकुलेशन के लिए छोड़ा था, ये टीवी वाला यहाँ पे करा था, पर यहाँ पे छोटे में ही सब कुछ डाल दिया मैं। ठीक है, ओके, देन क्या दिया है, देन दिया है फाइंड आउट द बॉन्ड फोर्स। ओके, तो बॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला इज दिस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला में क्या कहता है कि जो एनवायरनमेंट टेम्परेचर है माइनस जो एयर पार्शल का जो टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे है आपका 273 प्लस 20 जो कि है 293 माइनस यहाँ पे है 15 जो कि होगा 288 डिवाइडेड बाय 293 इंटू आवर जी कितना है 9.8। ठीक है, तो 5/9.293 इज इक्वल टू योर 9.8। ओके, इसको अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ओके, तो ये वाला पूछ गया ऑलरेडी बायन्स फोर्स का या फिर फोर्स का अगर पूछ दे। ठीक है, तो अगर तो हम डेंसिटी का भी याद रख सकते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे दो फॉर्मूला में यहाँ पे डाल दिया हूँ। एंड आवर फाइनल क्वेश्चन की मेसोस्केल कॉन्वेक्टिव कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है ना, मेसोस्केल कॉन्वेक्टिव कॉम्प्लेक्स मतलब ये जनरल रिलेटेड टू योर थंडरस्टॉर्म। ओके, अगर थंडरस्टॉर्म से थोड़ा ज़्यादा पावर का आ गया एक सिस्टम, उसको हम बोलते हैं मेसोस्केल कॉन्वेक्टिव सिस्टम। तो जनरली ये जो सिस्टम है, देखो ये जो थंडरस्टॉर्म है हम कैसे फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था, क्यूमुलो निम्बस फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, और डाउन ड्राफ्ट और अप ड्राफ्ट के कारण यहाँ पे क्या हो रहा था, बारिश नीचे गिरा रहा था, थंडरस्टॉर्म था। अगर यही वाला पावर उसको ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, तो फॉर्मेशन करेगा मेसोस्केल कन्वेक्टिव कॉम्प्लेक्स, और ये जनरली बहुत दिन तक रहता है। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट डिस्कशन ऑन आवर टेस्ट। ओके, सो पहले जितने भी सारे अभी कवर किए उसको पहले रिवीजन कीजिए, देन नेक्स्ट टेस्ट पे मूव कीजिए, और धीरे धीरे ही अपलोड होगा वीडियो, एक साथ अपलोड नहीं होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।